हाँ बेटा, तो जैसे बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज, जैसे ये पॉइंट हम कहते हैं, इसको नाम दे दिया जाए ए, इसको कह दें बी, ये पॉइंट कह दें सी, ये कह दें डी। देखो ये बेसिकली किसका इक्विवेलेंट है, कल हमने बात किया था कि अगर कहीं पे रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट को कह दिया जाए ए, इसको कह दें बी, और ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया डी, और ये ए सी के बीच में पी है, सी बी के बीच में क्यू है, और ए और डी के बीच रेजिस्टेंस आर है, और ये है एस। तो यहाँ पे बेटा हमने इसी का इक्विवेलेंट, यही इक्विवेलेंट है। देखो यहाँ पे ए बी पॉइंट में ऐसे बना सकते हो ना, ये समझ में आया सबको? यस सर। देखो अब ए और सी Yes, पॉइंट sir. बेटा एक नहीं है, और डी और बी एक पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट हमने ए लिया, ए से सी, ए से डी, सी से बी, डी से बी, यही रेजिस्टेंस हमने दिखा दिया, पी क्यू आर एस। और अब क्या हुआ कि जब ए बी के बीच इक्विवेलेंट लिखना है, हमने ईएमएफ सोर्स यहाँ पे मान लिया ई, और ए बी के बीच एक ईएमएफ सोर्स लगाया। अब मान लेते हैं, देखो यहाँ पे अब मान लेते हैं लेट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी। लेट वी सी इज इक्वल टू वी डी। मान लेते हैं कि सी और डी का पोटेंशियल सेम होगा, तो वी सी माइनस वी डी क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। वी सी माइनस वी डी जीरो हो जाएगा। ये समझ में आ रही बात सबको? Yes, sir. इसका मतलब सी और डी के बीच जब पोटेंशियल हमने मान लिया, लेट वी हैव एज्यूम्ड सी और डी का पोटेंशियल सेम होगा, ये हम मान रहे हैं, तो कंडीशन हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि क्या होगा। सी और डी का पोटेंशियल सेम होगा, तो वी सी माइनस वी डी इज इक्वल टू जीरो। अब हम कहेंगे कि जब वी सी और डी के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो सी डी के बीच जो भी रेजिस्टेंस है उसका कोई यूज नहीं रहा सर्किट में। क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं रहा बेटा? सर क्योंकि सेम पोटेंशियल पे है। हाँ, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे। तो अब ये सर्किट में ये सी और डी के बीच जो रेजिस्टेंस है ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, तो अब सर्किट हमारा जो हो जाएगा, यहाँ से ये रेजिस्टेंस हो गया, वही सर्किट इस तरह से बनेगा। ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। उसको हटा दिया गया, कोई कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और इनके बीच हमने ईएमएफ सोर्स जो लगाया है, वो ईएमएफ सोर्स ई लगा रहेगा। ईएमएफ सोर्स है, ये रेजिस्टेंस पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस। हमने माना था कि सी और डी का पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब अगर इसमें करंट गया आई, इधर गया I1, इधर गया I2, तो जंक्शन रूल अगर ए पे लगाए तो हम कह सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये समझ में आया बेटा? एट जंक्शन ए। ये समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे हम कह सकते हैं करंट आई इज इक्वल टू, अब एक बात देखो, सी और डी का पोटेंशियल हमने सेम लिया, तो वी ए सी कितना हो जाएगा? वी ए सी, वी ए सी मतलब वी ए माइनस वी सी। अंजलि, हेलो, यस वी ए माइनस वी सी कितना होगा? तन्वी, पी आई वन हुआ ना बेटा? यस सर। रेजिस्टेंस इनटू करंट, और वही करंट जाएगा इधर, वही करंट इधर जाएगा। वी ए डी कितना होगा? I2 इंटू आर। समझ में आ रही बात? VAC, अब देखो ध्यान से हमारी बात सुनो, सी और डी का हमने क्या माना? पोटेंशियल सेम माना है। सिंस पोटेंशियल ऑफ सी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ डी, तो हम कहेंगे VA माइनस VC इज इक्वल टू VA माइनस VD। ये समझ में आया बेटा? यस यस सर। ए Yes, और sir. सी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ए और डी के बीच होगा। ये समझ में आया सबको? तो फ्रॉम Yes. फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं? PI1 इज इक्वल टू I2 इंटू आर। ये हो गया थर्ड। ठीक है?
बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे C और D के बीच C और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? VCB कितना हो जाएगा? I1 इंटू Q। VCB हो जाएगा I1 इंटू Q। समझ में आया बेटा? Yes, sir. और Yes, sir. VCB और VDB क्या होगा? VDB So Yes, I2 I into I2 into S. I2 इंटू S। इन दोनों से देखो, सिंस VC इज इक्वल टू VD, VC इज इक्वल टू VD, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ। अंगर टाइम पे आया करो, अब देख लेना, लेक्चर भेज दूंगा। अब क्या मैं बताऊं, शुरू 5 मिनट थ्योरी रहता है, उसमें गड़बड़ हो जाता। अब क्या कहोगे? VC माइनस VC इज इक्वल टू VD, इसका मतलब फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ क्या लिखोगे बेटा? I1Q इज इक्वल टू I2S, ये हो गया 6। फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स देखो, थर्ड एंड सिक्स क्या कह सकते हो? दोनों को डिवाइड कर दो, थर्ड डिवाइडेड बाई 6, तो कह देंगे P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। समझ में आया सबको? yes, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, या इसी को लिख सकते हो P बाई R इज इक्वल टू Q बाई S। इसका मतलब ये कब आया कंडीशन? ये कंडीशन कब आया बेटा? जब C और D का पोटेंशियल आपने equal सेम to लिया है। same here. हमने माना था कि यहाँ पे क्या माना था? हमने माना था कि लेट पोटेंशियल ऑफ C फॉर पोटेंशियल ऑफ C इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D। अब इसका मतलब हो गया कि अगर हम कहें कि ये कंडीशन होगा, इसका वाइस वर्सा, अगर कहीं पे भी सर्किट में इफ P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, मतलब P और Q का रेशियो R और S का रेशियो सेम हो जाए, या इसी कह सकते हो P बाई R इज इक्वल टू Q बाई S। समझ पा रहे हो बात को? तो हम कहेंगे देन पोटेंशियल ऑफ C इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D, ये होगा। तो जब C और D का पोटेंशियल सेम होगा तो C D के बीच जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनको निकाल बाहर करेंगे। समझ में आ गई बात बेटा? yes, अब अगर हम कहते हैं PQRS, सबकी वैल्यू अगर यहाँ पे R होती थी, इक्विवेलेंट क्या हो जाता? तन्वी बोलो बेटा। So R हो जाता है। अगर हम कहते हैं यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे A पॉइंट है, इसको B कहते हैं, सब रेजिस्टेंस है R, यहाँ पे पूछा जाता फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, तो क्या आंसर होता? R। So R. बिल्कुल सही, वेरी। ये पॉइंट C था, ये पॉइंट D था, तो सिंस यहाँ पे क्या होता है P बाई Q। अंगद समझ में आ रही बात? इसी को हमने P लिया था, इसको Q लिया था, और ये तो R था ही, इसको S लिया था। इफ कहीं पे भी P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, या कह दें P बाई R इज इक्वल टू Q बाई S, P और R का रेशियो, इनका रेशियो अगर ये P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S है, तो ये C और D का पोटेंशियल सेम होगा, ये रेजिस्टेंस हट जाएगा। जैसे ये रेजिस्टेंस हटा तो R क्या हो गया? सीरीज। ये दोनों रेजिस्टेंस हो गए सीरीज में। समझ में आ रही बात? ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज हो गई, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज हो गए, तो 2R पैरेलल हो गया, तो 2R इंटू आर ए बी क्या लिख दोगे? 2R इंटू 2R अपॉन 4R, 2R प्लस 2R 4R, और ये आ जाएगा R। क्लियर बिल्कुल? अंगद समझ में आया? अभी ये समझो कि P बाई Q इक्वल टू R बाई S होगा, तो C और D का पोटेंशियल सेम होगा, उनके बीच का रेजिस्टेंस हटा दें। समझ में आ गई बात? तन्वी, अंजलि, दुष्यंत बोलो Yes, बेटा। sir. Yes, sir. Yes, sir.
अब देखो कहीं पे भी बेटा रेजिस्टेंस ऐसे अगर दिया होता है और यहाँ पे ऐसे एरो दिखाया जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है? वेरिएबल Variable. रेजिस्टेंस। इसको कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहाँ पे ये दिया है, ये दिया है आपका 3 ओम, ये दिया 6 ओम, 6 ओम। यहाँ पे ये वेरिएबल रेजिस्टेंस आ रहा है। इसको कह देते हैं 1 ओम, इसको कह देते हैं 2 ओम, और ये कह दिया गया 6 ओम। या बेटा इसको लिख दें, कोई बात नहीं, 3 ओम लिख दिया, 3 ओम। तो ये हो जाएगा, इसको मान लो कि ये 6 ओम। अब यहाँ पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान से सुनो, ये ए बी पॉइंट है, यह है सी, यह है डी। कुछ घबराने की बात नहीं सर्किट देख के, अब सब तुम्हें पता है। कुछ तो ऐसे ही आएगा, सोच के तुम्हें करना पड़ेगा थोड़ा सा। पूछा जरा फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, फाइंड वैल्यू ऑफ आर सो दैट पोटेंशियल ऑफ सी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ डी। आर की क्या वैल्यू हो कि सी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाए, क्या कहोगे? इसका मतलब ए बी के बीच अगर कोई ईएमएफ सोर्स कनेक्ट करेंगे तभी तो बात आएगी सी और डी का पोटेंशियल सेम होने पे। तो आर की क्या वैल्यू हो कि पोटेंशियल सेम हो जाए सी और डी का, ये पूछ लिया गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बोलो बेटा। Yes, sir. क्वेश्चन नोट किया सबने? Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटा। देखो, अब पूछा गया आर की क्या वैल्यू होती है, इसमें देखो एक ही बात है, ध्यान से देखो। ये मतलब हो गया 6 ओम, यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो गया, 10 ओम यहाँ कनेक्ट हो गया, एक ही बात है। या 6 ओम को ऐसे दिखा दे, जरा ध्यान समझो, दोनों सर्किट एक है। 6 ओम ऐसे कनेक्ट कर दें, समझ में आई बात सबको कि नहीं, पहले बताओ। Yes. एक ही बात है कि अलग बात है? कोई ईएमएफ सोर्स हम कनेक्ट करें ए और बी के बीच, सी और डी का पोटेंशियल कब सेम होगा? जब हम कहें ये वैल्यू पी हो गई, ये हो गया क्यू, और ये टोटल मिलाकर हो गया आर, आर डैश कह दें, आर मान लिया, और इसको हम कह दें एस। समझ में आया सबको? बोलो बेटा। ये Yes, समझ sir. में आया क्या किया गया? Yes, sir. तो हम कहेंगे फॉर Yes, sir.
VC इज इक्वल टू VD, तो हम कहेंगे P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S या R डैश बाई S, यही कहोगे ना? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. तो R डैश को हम R मान लिए हैं, तो ये दोनों पैरेलल में है, ये अननोन है, तो R डैश की वैल्यू क्या होगी जरा बताओ? 6 इंटू R मल्टीप्लाई वो पैरेलल में R1 R2 अपॉन 6 प्लस R होगा कि नहीं? तो P की वैल्यू 1 ओम है, Q है 2 ओम, Yes, R sir. डैश है 6R अपॉन 6 प्लस R, और S की वैल्यू है 3 ओम। यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो R आ जाएगा 3 ओम। देखा? समझ में आया कि नहीं? क्या है? कुछ नहीं है। बोलो बेटा, देखो सॉल्व कर दूं कि कर लोगे? 3 So, बाई con- 2 इज इक्वल टू 6R अपॉन 6 प्लस R, 3 2R हो गया, तो इसको हम कह देंगे 4R इज इक्वल टू 6 प्लस R। लिख देता हूँ 3R इज इक्वल टू 6, तो R इज इक्वल टू 2 ओम आ गया, डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई बात। अरे R की वैल्यू आया 2 ओम, 2 3 लिख देते को, भले सही से आप कर लिया सॉल्व, 2 ओम आएगा। समझ में आ गई बात? ये बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज हो गया। अगर मान लो तन्वी यहाँ तक समझ में आया, दुष्यंत अंजलि बोलो, yes, sir. Yes. अब क्या हो सकता है? अब हो ये सकता है कि मान लेते हैं, देखो इधर, अब अगर हम कहें कि REB बताना है और ये रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, इसको हम कह दें 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, इसको कह दें 1 ओम, इसको कहें 2 ओम। अब क्या कहेंगे AB के बीच इक्विवेलेंट? बोलो AB के बीच क्या होगा इक्विवेलेंट? है बेटा? A और B के बीच इक्विवेलेंट क्या लिखोगे? A और B के बीच इक्विवेलेंट क्या होगा? बताओ, ये सीरीज में है कि पैरेलल में है कि बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज है? बोलो जल्दी से। Wheatstone Bridge. ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड है या नहीं है? नहीं है। So, balance नहीं है. बैलेंस नहीं है, फिर कैसे बताएंगे? फिर क्या किया जाए बताओ? कुछ किसी ने सुना है, कहीं पे पढ़ा है, कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है? नहीं। फिर क्या करेंगे? यही हो सकता है। बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज नहीं है तो भाई ज्यादा से ज्यादा यही तो हो सकता है, ना सीरीज में हो ना पैरेलल में। देखो ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? 3 ओम। ए और डी के बीच कितना है? ए और डी के बीच कितना है बेटा? 3 ओम। सी और डी के बीच 3 ओम। सी और बी के बीच 2 ओम। डी और बी के बीच 1 ओम। ये देखो बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज नहीं है। पी पी अगर कहें तो P3 है, P बाई क्यू 3/2 इज इक्वल टू 3/1, ये सेम नहीं है ना बेटा? Yes. इसका मतलब ये बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज नहीं है। जरा ध्यान से सुनते जाओ, और हम लेक्चर भी दे देंगे, देख लेना एक बार, और जो बताते जा रहे हैं समझने की कोशिश करो तेजी से। जब ना तो बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज हो, ना रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, ना पैरेलल में है, तो यहाँ पे एक हम कहेंगे कि डेल्टा फॉर्म होगा। इफ रेजिस्टेंसेस आर
neither in series nor in parallel, then there will be डेल्टा, डेल्टा को ऐसे डिनोट करते हैं, एंड स्टार, स्टार इसको ऐसे दिखाते हैं, इसको नोट कर लेना, कहीं पे भी अप्लाई करोगे हो जाएगा, लेकिन जब बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ब्रिज होगा तो क्यों अप्लाई करेंगे? हमें कम से कम टाइम लगाना ना बेटा। तो यहाँ पे देखो हम बता रहे हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, ध्यान समझो। बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हें कोई डेरिवेशन मतलब नहीं है। कभी रहा टाइम इंटरेस्टेड रहोगे तो बता दूंगा। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, स्टार कन्वर्जन, अभी हमारा बस ये है मोटिव। अल्टीमेटली कहीं का कोई क्वेश्चन आए, जो भी टॉपिक खत्म करें वो 100% उससे तुम्हें इतना मालूम रहे कि ये रहे नहीं कि क्या करें, कैसे होगा, क्या होगा, मतलब तुम्हें वो तो सॉल्व करना आएगा ही। तो वो हमारा मोटिव है। तो उस पे ही काम कर। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, देखो ये मतलब क्या हुआ बेटा? कहीं पे भी सर्किट में, ध्यान से समझते चलो, कहीं पे भी सर्किट अगर इस तरह से होगा, रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड होगा, जब कहीं पे भी, जब वो रेजिस्टेंस ना सीरीज में होगा ना पैरेलल में होगा, तो डेफिनेटली डेल्टा बन रहा होगा। इसको हम कह रहे हैं R1, R2, R3। ध्यान समझो, ये टर्मिनल है A, ये टर्मिनल है B, ये टर्मिनल है C, तो डेल्टा फॉर्म हो रहा होगा, डेल्टा। अब ये इसको डेल्टा ऐसे भी कह सकते हो, समझो। ये नहीं कि जहां पे ट्रायंगल ना दिखे कहोगे सर ने कैसे बताया था। अगर ऐसे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये भी डेल्टा है या नहीं है बताओ? बोलो बेटा। Yes. ये सेम ही है ना? Yes, sir. तन्वी समझ रहे हो बेटा? Yes, अंगद, sir. मतलब ये जो दोनों पॉइंट हैं 1 और 2 हम कहें, ये दोनों को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, वायर में करके स्क्वायर शेप में देख दिया गया, दोनों एक ही पॉइंट है, फिर वही बन गया, एक ही बात है ना। तो ऐसे भी हो सकते हैं, ये नहीं कि डेल्टा के ही, मतलब इसको कहो कि डेल्टा नहीं, ये भी डेल्टा ही है, ये भी डेल्टा है। समझ में आया? तो जहां भी रेजिस्टेंसेज ये रहेंगे, अब ध्यान समझो। सर डेल्टा यानी कि दो एक साथ शुरू होते हैं रेजिस्टेंसेस और बीच में उनके हाँ एक और रेजिस्टेंस होता है। हाँ, ओके और डेल्टा शेप में रहता है जनरली, या 1-2 पॉइंट है इस तरह से, तो 1-2 को एक साथ कर दोगे तब भी डेल्टा फॉर्म बन हो गया ना। ओके यस कहीं कहीं पे भी सर्किट में अगर इस तरह से रेजिस्टेंस है, अब डेल्टा टू हम यहाँ बता रहे हैं, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, स्टार कन्वर्जन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, कहीं पे भी सर्किट में, कहीं पे सर्किट में, कहीं पे सर्किट में, अब एक्चुअली बिना बताए रहा नहीं जाता, और बहुत ज्यादा बताने की समय बहुत ज्यादा है, कुछ कुछ और बता दें, लेकिन जरूरत नहीं है, बस उतना ही है कि जितना तुम्हारे कहीं कभी मॉड्यूल, किताब, बुक कुछ नहीं दिखे, सारे क्वेश्चन होने चाहिए बस। अभी वही है। तो मान लो ये है ए और बी के बीच में, इसको कह दें R1, इसको कह दें R2, ये रेजिस्टेंस है R3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों टर्मिनल वही रहेंगे। ध्यान समझो हमारी बात को, तीनों टर्मिनल वही रहेंगे पूरे सर्किट में, जहां भी है उसकी जगह पे हम स्टार फॉर्म में ये तीन रेजिस्टेंस लगा देंगे, ये तीन रेजिस्टेंस लगा देंगे, कोई सर्किट में चेंज नहीं होगा, बशर्ते ये तीनों की जो वैल्यू होगी, ध्यान समझो, इसको कह देंगे R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3,
इसको वैसे कहते हैं स्टार जंक्शन। मैं नाम के लिए बता दिया, वही बात है, याद आ गया, मालूम है तो। स्टार जंक्शन, उससे कोई मतलब नहीं है। देखो ये तुम्हें तीन रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस कौन से हैं? R1, R2, R3। ये तीनों टर्मिनल के बीच में इस तरह से तीन रेजिस्टेंस लगाओगे, स्मॉल R1, स्मॉल R2, स्मॉल R3। ये स्टार शेप में दिख रहे हैं ना बेटा? बोलो। Yes. यस ये डेल्टा शेप में दिख रहे हैं, तो डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन इसलिए इसको इसका कहते हैं। और ये देखो, अगर ये जंक्शन जो स्टार जंक्शन है, पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ है। अगर यहाँ से अगर हम कह दें कि ये रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस ऐसे हैं, ABC, R1, R2, R3, ये स्टार जंक्शन है वो पॉइंट की नहीं? यस वही बात है, वही बात है, फिर मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, ये भी स्टार है। अब R1 की वैल्यू देखो, तुम्हें लर्न करने का तरीका बता रहा हूँ। R1 जो रेजिस्टेंस होगा, डेफिनेटली इन दोनों की वैल्यू डिपेंड करेगा। तो जो इनके बीच ये जो डॉटेड लाइन से हम दिखा रहे हैं, ये तीन रेजिस्टेंस आएंगे इनकी जगह पे। यही जो यहाँ पे एक है R1, या R2, या R3। जो R1 होगा वो साइड के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन, देखो R1 की वैल्यू, जो एडजेसेंट रेजिस्टेंस है उनका मल्टीप्लीकेशन, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आई बात? बोलो। सो R1 इंटू R3 नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। सो बट R1, R3 इनके बीच में जो रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं R1, वो जो होगा एडजेसेंट रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन, जो दोनों साइड में रेजिस्टेंस है उनके बीच में लगा रहे हैं ना R1। सो बट ये जो स्टार वाला सर्किट है वो भी तो सेम ही है ना, जो डेल्टा से डिराइव हुआ है, तो हम उसे बीच में क्यों डाल रहे हैं? बेटा डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेल्टा से स्टार कन्वर्ट कर रहे हैं सिंपलीफाई करने के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, जिससे आसानी से हम कैलकुलेट कर ले। जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है, जो बुक वगैरह में देखोगे, तो वो अगर दो तीन डेल्टा बना के दे दिया जाए तो लग जाएगा 1 घंटा, उतने पेपर ऊपर छिन चला जाएगा। मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ कि मालूम रहना चाहिए। यही रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट इन तीन रेजिस्टेंस से इस शेप में लिख सकते हो, मैं ये कह रहा हूँ। और ये जो वैल्यू आएगी स्मॉल R1, स्मॉल R2, स्मॉल R3, वो वैल्यू होगी इन दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन जो एडिसेंट रेजिस्टेंस है, डिवाइडेड बाई तीनों का रेजिस्टेंस। R2 जो होगा, R2 इनके बीच में है, जरा ध्यान से देखो, R2 कहाँ पे कनेक्टेड है? R1 R3 के बीच में कनेक्टेड है ना R2। मतलब जो ये तीन रेजिस्टेंस हट करके ये तीन रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ये डेल्टा शेप में थे, तो डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कहते हैं इसको। R2 की वैल्यू क्या लिखोगे अंगद? R1 R3 by R1 plus R2 हाँ, plus वेरी R3. गुड। ये दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन। अनवी समझ में आ रही बात? यस ये लिखेंगे। आर स्मॉल R3 क्या लिखोगे? बोलो। R2 Sir, तो R2 R2 R3 R3 by upon R1 R1 plus plus R2 R2 plus R3. हाँ, R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तीन रेजिस्टेंस आ जाएंगे, कोई सर्किट में चेंज नहीं होगा। ये डेल्टा से स्टार में हो गए। या देखो मैं लिख देता हूँ, तुम अपने आप सॉल्व करना। वैसे प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन देखो 2 मिनट, कहाँ से आया ये चीज, जरा देखो ध्यान से। ये है डेल्टा, ये है ए पॉइंट, ये है बी, ये है सी। ये जरूरत नहीं है, लेकिन अब बता देता हूँ। समझ में आई बात? ए बी इसका इक्विवेलेंट है, इसका मतलब हो गया, अब ध्यान समझो हमारी बात को। ए और बी के बीच कोई हमने ईएमएफ सोर्स ई लगाया, तो जो करंट जा रहा आई, वही अगर हम ए बी के बीच यहाँ वही सेम ईएमएफ सोर्स लगाए, तो वही करंट जाना चाहिए, तभी तो कहेंगे इक्विवेलेंट है, सेम है। बोलो। यस सर इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो दोनों में सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा सबको?
ए और बी के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दोनों में सेम होना चाहिए कि नहीं? ये नहीं समझ में आ रहा। ये मान लो ये बॉक्स के अंदर कोई बात नहीं, देखो इधर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट, इसको कह रहे हैं आर इक्विवेलेंट। ई है करंट आई, यहाँ पे हम कह रहे हैं ईएमएफ सोर्स लगाया, करंट आई गया, आर इक्विवेलेंट डैश। आर इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट डैश सेम नहीं होगा तो फिर ये हम इस सेम सर्किट नहीं कह सकते ना, बोलो। यस सर। Yes. चलो वो भी छोड़ो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, ये सर्किट दोनों सेम है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि सर्किट दोनों सेम। ये बात समझ में आई? मतलब जो स्टार का आर इक्विवेलेंट होगा वो डेल्टा के आर इक्विवेलेंट के बराबर होगा। बिल्कुल सही। बस तभी तो वो हम कहेंगे कि इसकी ये 3 रेजिस्टेंस की जगह पे हम कर क्या रहे हैं, 3 रेजिस्टेंस की जगह पे ये 3 रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। अगर नहीं होगा तो फिर सेम कैसे हम कहेंगे, समझ पा रहे हो ना? ये डेल्टा Yes, फॉर्म में था sir. ये, और जो हमें R1 R2 R3 है ये 3 रेजिस्टेंस मालूम है। अब ये स्मॉल R1 स्मॉल R2 स्मॉल R3 पता करना है। अब अपने आप ये 3 रेजिस्टेंस ऐसे थोड़ी कोई रेजिस्टेंस लगा देंगे, तो वो वैल्यू जो होगी वो कैपिटल R1 कैपिटल R2 कैपिटल R3 पे डिपेंड करेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि AB के बीच जो इक्विवेलेंट होगा, AB के बीच इक्विवेलेंट दोनों में सेम होना चाहिए। दोनों में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ये देखो इसमें AB इक्विवेलेंट कितना आएगा, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है R1 और ये हो गया R2, ये हो गया R3, यहाँ से पॉइंट सी है। ये समझ में आया कि नहीं पहले बताओ? AB के बीच इक्विवेलेंट, यही सर्किट हमने ऐसे बना दिया। बोलो बेटा। यस सर। Yes, sir. यहाँ पे A पॉइंट है, ये R1 है और ये पॉइंट है, यहाँ पे हम कहते हैं R3 है, ये R2 है, ये पॉइंट B है। बताओ AB के बीच इक्विवेलेंट क्या होगा दोनों? ये डेल्टा वाले से बनाया है, ये हमने स्टार वाले से बनाया। AB के बीच इक्विवेलेंट क्या होगा? बोलो यार जल्दी, चाहे गलती बताओ बोलो, तो इतना टाइम मत लगाओ। So R1 plus ये बताओ R1 और R2 R3 क्या होंगे, सीरीज में या पैरेलल में? अरे सर आप बेटा पहले वाले डायग्राम में पूछ रहे हैं या येलो वाले डायग्राम में? रेड वाले में पूछ रहा है। So R1 R2 parallel. अरे बेटा कोई EMF सोर्स लगाओगे, जो करंट जाएगा, इधर गया I1, इधर मान लो गया I2, तो जो R2 में जाएगा वही R3 में जाएगा। ये वायर का कोई मतलब है? ये वायर का कोई मतलब है? नहीं है ना? No. तो ये R1 R2 R3 ये दोनों हो गए सीरीज, उसके साथ ये हो गया पैरेलल। यार यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हो भाई, क्या तुम लोग रिवीजन करते हो? तुम क्या क्या बात बताना चाह रहे हैं और तुम लोग वहीं उलझे पड़े हो अभी। जो कल बताए वो खींच के वापस ले जाते हो। R2 R3 ये सीरीज नहीं हुआ? यस सर। Yes. ये R2 R3 सीरीज हुआ, उसके साथ पैरेलल हुआ R1। तो RAB क्या लिखोगे? इनके इक्विवेलेंट जो होगा, ये जो इक्विवेलेंट हुआ वो इक्विवेलेंट क्या हुआ? R1 इज पैरेलल विद R2 प्लस R3। और वो किसके बराबर होगा? यहाँ पे बताओ R3 कोई यूज है सर्किट में? ये भी बीच EMF सोर्स लगाओगे तो करंट जो जाएगा R1 में वही जाएगा R2 में। R3 तो कोई मतलब नहीं रहा, तो R1 प्लस R2 हो गया। ये समझ में आया कि नहीं पहले बताओ? यस। Yes, sir. यार Yes, ये sir. सब छोड़ो, नहीं समझ में आ रहा है तो ये डेरिवेशन वगैरह छोड़ो।
तुम्हें वहां पे सेमेस्टर में उसका नहीं देना है, हम क्या बता रहे थे वो उतना ही लर्न कर लो। ऐसे करोगे फिर 2 पॉइंट के बीच और आएगा, बी और सी लोगे तो R2+R3 आएगा। मैं बताना इसीलिए नहीं चाह रहा था, खाली टाइम टेकिंग और कोई लेना देना नहीं है, कभी ये सब डेरिवेशन नहीं आएगा। R2+R3 क्या हो जाएगा, बी और सी के बीच R1 R2 हो जाएगा सीरीज में, उसके साथ पैरेलल होगा R3, तो R3 इज पैरेलल विद R1+R2, इसको कह सकते हो R2+R3, R1R3+R2R3 अपॉन R1+R2+R3। अब ऐसे हम कह रहे हैं सी और ए के बीच, हम वीडियो दे देंगे देखना, सी और ए के बीच जिसको इंटरेस्ट होगा, कोई लेना देना नहीं है, डेरिवेशन करना ही नहीं है। R1+R3 मीन है मतलब पॉइंट की बात करें ना, R1+R3 तो क्या हो जाएगा सी और ए के बीच R1R2R3 हो गया सीरीज पैरेलल विद R2 इज पैरेलल विद R1+R3, तो इसको लिख देंगे R1+R3 दैट इज R1R2+R2R3 अपॉन R1+R2+R3। जरा ध्यान से देखो कितने अननोन है हमारे पास, 3 अननोन है, R1 R2 एंड R3। 3 इक्वेशन है, सॉल्व करोगे तो R1 की वैल्यू आ जाएगी। देखो यही मैं बता रहा था डायरेक्ट, जो R1 आएगा वो R1 क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा, या R1 जो एडजेसेंट रेजिस्टेंस है उनका मल्टीप्लीकेशन R1 R2 अपॉन R1+R2+R3। स्मॉल R2 क्या आएगा, बोलो तन्वी। So R1 R3 by R1 plus R2 plus R3. बस इतना ही केवल सीखना है, R1R3 अपॉन R1+R2+R3। अंगद R3 बोलो। सर R2 R3 अपॉन R1+R2+R3। बस यही मालूम होना चाहिए, बाकी अगर डेरिवेशन देखना है तो जो लिखा है वीडियो भेज दूंगा, सॉल्व कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो, कुछ नहीं है। अब देखो हमारा क्वेश्चन ये था, हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, इसका इक्विवेलेंट बताना है ए और बी के बीच, ये डेल्टा बन रहा है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, ये 3 रेजिस्टेंस गायब होंगे, कौन से 3 रेजिस्टेंस गायब होंगे, ये इनकी जगह पे कौन से रेजिस्टेंस आएंगे, ग्रीन वाले आएंगे। समझ पा रहे हो बात को, यस सर। डेल्टा था ना बेटा, तो एक डेल्टा को हमने कन्वर्ट कर दिया स्टार में, ये समझ में आया सबको। Yes, sir. यस सर। और जो ये ग्रीन, जब हमारा तीनों की वैल्यू सेम है, देखो ध्यान से क्या आएगा, कोई भी हम R1 कहते हैं, इसको R1 कहें, इसको R2 कहें, इसको R3 कहें। R1 क्या आएगा बोलो, 3 × 3 1 अपॉन 3+3+3। तीनों सेम आएंगे कि नहीं, यस यस स्मॉल R1 स्मॉल R2 स्मॉल R3 सेम होगा ना, सब सेम रेजिस्टेंस है। यस Yes, sir. अब ये देखो क्या सर्किट बन गया, ये 1 ओम हो गया, देखो ध्यान से, ये 1 ओम हो गया, ये डेल्टा की जगह हमने स्टार कर दिया, 1 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया, ये बी हो। एक्चुअली इसलिए इसमें टाइम लगा के बता रहे हैं, हमें कैपेसिटर में नहीं बताना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, सब इसमें बता दूंगा। तो कैपेसिटर में जस्ट उसी का, जैसे सीरीज में R1 रेजिस्टेंस R1 R2 है तो R1+R2 होता है, पैरेलल में R1 R2 है तो R1 R2 अपॉन R1+R2 होगा। कैपेसिटर में जस्ट रिवर्स हो जाएगा, सीरीज में होंगे C1 C2, मैं बताऊंगा वहां पे, C1 C2 सीरीज में रहेंगे तो C1 C2 अपॉन C1+C2 हो जाएगा, और अगर कैपेसिटर पैरेलल में रहेंगे तो C1 C2 तो C1+C2 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे सब डिस्कस कर रहा हूँ अलग अलग टाइप के सारे, तो वो सब कुछ वही एप्लीकेबल होगा, इसलिए थोड़ा डिटेल में कर दे रहा हूँ। कैपेसिटर ये कहीं पे भी रहे। अब देखो क्या बन गया, सिंपल सर्किट हो गया कि नहीं, तुम्हें वहां एक्सप्लेन Yes. थोड़ी करना, तुम्हें तो फट से चेंज करना, और ये दोनों क्या हो गए बताओ हमको,
सीरीज में हो गया। दोनों सीरीज हो गए, 3 ओम हो गया और ये क्या हो गया, 2 ओम हो गया। 2 ओम और 3 ओम क्या हो गए, पैरेलल 6/5। पैरेलल 6। तो 1 प्लस ये हो गया 3 और 2 पैरेलल हो गए, 3 इंटू 2/5, 1 प्लस 6/5 11/5। नहीं तो करते रह जाएंगे। तुम्हें क्वेश्चन दिया जाए, खट से एक लाइन में लिख करके आगे बढ़ जाओगे। समझ में आ गई बात? यस सर। यस यस सर। ज्यादा से ज्यादा यही होगा, ना सीरीज हो ना पैरेलल हो तो डेफिनेटली डेल्टा बन रहा होगा। तुम्हें और लिख के बता दे रहा हूं, स्टार से भी कर सकते हो। जहां डेल्टा होगा स्टार भी होगा। स्टार का मतलब हो गया, देखो इसी क्वेश्चन में कितने स्टार थे, इसमें कितने स्टार जंक्शन है, जरा बताओ तो। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टार जंक्शन, नंबर ऑफ स्टार पॉइंट, स्टार जंक्शन 2 है बेटा। एक पॉइंट से सर 3 2। रेजिस्टेंस है ना, 2 है, बिल्कुल सही बात है। ये देखो एक 3 ओम कनेक्टेड है, यहाँ से ये गया ये गया ये गया, या इधर गए, तो 3 ही तो है। मैंने बताया था कि ये रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड हो, ये भी स्टार है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो हम यहाँ पे और एक बता दे रहे हैं, उस फार्मूला लर्न करो डेरिवेशन। ये भी नहीं आता है, लेकिन हाँ कहीं कहीं पे फंस जाओगे तो अप्लाई करते हैं। स्टार टू डेल्टा का, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, कहीं पे अगर रेजिस्टेंस ये दिया है, जहां पे भी ये स्टार जंक्शन, ठीक है बेटा। ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। जहां पे दिया है R1 R2 R3, अब ध्यान समझो, इसकी जगह पर हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ रेजिस्टेंस लगाने जा रहे हैं जो येलो से दिखा रहे हैं। तो क्या बन जाएगा, ये पॉइंट ए रहेगा, यहाँ हम डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं। बी इसको कह रहे हैं सी, ए बी के बीच हम कह रहे हैं आर ए बी, बी ए और सी के बीच कह रहे हैं आर ए सी, बी और सी के बीच कह रहे हैं आर बी सी। समझ में आई बात सबको? यस सर। यस सर। आर ए बी क्या कह दोगे, बोलो? आर ए बी लिखोगे, मैं बता रहा हूँ। आर ए बी, जो ये 3 रेजिस्टेंस हैं गिवन, तो ये वाले हैं गिवन। क्या है यहाँ पे, R1 R2 R3। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। समझ पा रहे हो? तो अननोन आर ए बी हुआ, गिवन है ये, तो हम कहेंगे R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपॉन आर ए बी लिख रहे हैं, इनके बीच में रेजिस्टेंस। ध्यान से समझो जरा, ए और बी के बीच लिख रहे हैं, तो जो अपोजिट वाला रेजिस्टेंस है जिनके बीच में लिख रहे हैं, तो उसके साइड में 2 रेजिस्टेंस है ना। समझ में आया? यस यस सर। यस उसका वाला जो अपोजिट रेजिस्टेंस है उससे डिवाइड कर दो, आर ए बी आ जाएगा। बस तो इतना ये ही लामी मालूम रहे। थ्योरम टाइप का हो गया। लामीज थ्योरम तो अलग चीज है बेटा, वो फोर्स अपॉन साइन ऑफ एंगल होता है, याद करो, साइन ऑफ एंगल होता है। वहां पे यस जैसे सर। तीन फोर्सेस रहते हैं इक्विलिब्रियम में, दैट इज डिफरेंट। कुछ लग रहा है देख करके, याद आता है। अब यहाँ पे देखो, आर ए बी हो गया, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में आर बी सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे अंजलि, बोलो जल्दी। नहीं RBC लिखेंगे, के लिए R1 होगा डिनोमिनेटर। क्या होगा, R1 R1 आर सी ए एंगल, आर सी ए या आर ए सी कहें, क्या कहोगे? सर R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपॉन R2।
बस कुछ भी रहे सब हो जाएगा। समझ में आई बात यहाँ तक? लेकिन जब कुछ ना चले तब पहले बैलेंस रेजिस्टेंस ब्रिज देखेंगे और फिर हम वो आगे बता रहे हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सिमेट्रिकल नेटवर्क। जो इमेज वाला था बेटा लेंदी होता है, कुछ नहीं, वो सब छोड़ते जाओ, कोई मतलब नहीं है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसी जगह हम बता रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सिमेट्रिकल नेटवर्क, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस फॉर सिमेट्रिकल नेटवर्क, फॉर सिमेट्रिकल नेटवर्क। ये क्या होता है? देखो सिमेट्रिकल नेटवर्क का मतलब हुआ, जरा ध्यान से समझो, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक ब्रांच है, बहुत इजिएस्ट ले रहे हैं इसीलिए कोई बात। अगर हम यहाँ पे कहें बेटा कि ए बी के बीच इक्विवेलेंट क्या होगा, तो आप कहोगे 3 6 पैरेलल में है, कहोगे ना? Yes. अगर अभी पूछा जाए कि ए और बी के बीच इक्विवेलेंट क्या होगा, तो आप कहोगे ये दोनों पैरेलल में है और उसके साथ 2 ओम सीरीज है, तो 3 6 पैरेलल मतलब 3 × 6/9, 2 ओम आया ना बेटा? बोलो। यस 2 ओम और 2 ओम क्या हो जाएंगे? सीरीज। जरा ध्यान से समझो, ये पॉइंट ए है, यहाँ से हम कह रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये हो गया 2 ओम, 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 इसको हम कह देंगे 4 ओम, इसको कह देंगे 4 ओम, और ये पॉइंट बी हो गया। तो आर ए बी क्या कह दोगे? 2 ओम कह दोगे ना? आर ए बी क्या कह दोगे बेटा, बोलो। 2 नहीं आएगा? Yes, sir. यस यस सर। सर अगर Yes. इनके बीच अब देखो, हम यहाँ बताना जो चाह रहे हैं, अगर इनके बीच हम ईएमएफ सोर्स कनेक्ट करते हैं, अगर इनके बीच ईएमएफ सोर्स कनेक्ट करते हैं, तो आप एक चीज बता सकते हो, कहोगे ये जो करंट इधर जाएगा वही करंट इधर जाएगा, ये कहोगे। सेम रेजिस्टेंसेस है ना, तभी तो कह रहे हो सेम करंट जाएगा दोनों ब्रांच में। Yes, sir. सर तो यहाँ से कहोगे 2 आई जाएगा, अगर इधर ईएमएफ सोर्स से आई जाता तो I/2 कहते इक्वली डिवाइड होगा, यही तो कहते हैं। यस सर यस सर। अब क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि अगर इसको हम कहें पॉइंट, ध्यान देना, इसको हम कहें पॉइंट ए, इसको कहें सी, इसको कहें डी, एसी और एडी के बीच सी और डी का पोटेंशियल सेम होगा या अलग अलग होगा? बोलो दुष्यंत। सर सी और डी का पोटेंशियल सेम होगा। सेम होगा। तन्वी सेम होगा कि अलग होगा? सेम होगा अंगद, अंजलि, Same होगा. सेम होगा। अब सेम है तो इनको हम एक वायर से कनेक्ट कर सकते हैं, सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये समझ रहे हो हमारी बात को? Yes. यस सर यस सर। कोई चेंज नहीं होगा सर्किट में, कोई चेंज नहीं होगा। ये जो भी करंट जा रहा होगा इसमें, सी और डी के पोटेंशियल सेम था, तो जो भी करंट इधर जा रहा होगा वही सीधा इधर जाएगा, वही इधर जाएगा। इधर सी डी को चाहे वायर से कनेक्ट करें, या अगर रिवर्स पहले से कनेक्टेड होता तो हम डिसकनेक्ट भी कर सकते थे। समझ में आई बात हमारी? Yes, sir. यस सर। तो अगर इसको हम कनेक्ट कर दिए तब देखो क्या होगा। अगर इसको हम कनेक्ट कर दिए तो यही सर्किट क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना। हम कहेंगे यहाँ 2 ओम है, और जब ये इसको हमने कनेक्ट कर दिया 2 ओम है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं 2 ओम है 2 ओम, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया। ये 2 ओम हम कह सकते हैं पैरेलल। ले लो पहले, कोई नहीं ले सकते हैं, इसको हम कहते हैं पैरेलल है, तो पैरेलल कितना हुआ 1 ओम।
ये पैरेलल है 1 ओम, तब भी तो आया 2 ओम। बोलो, इसका मतलब Yes, हुआ sir. कि सी डी को अगर हम कनेक्ट कर दिए तो ये दोनों पैरेलल हो गया। तो उस तरह से भी देखें, या पहले से वायर यहाँ सी डी के बीच होता तो वायर को हटा सकते हैं, या वायर नहीं है तो वहां वायर लगा सकते हैं। हमारी बात समझ में आई? जिनका जहां पे पोटेंशियल सेम हो, 2 पॉइंट पोटेंशियल सेम होने पे उनको हम दोनों पॉइंट को एक साथ ऐसे कनेक्ट कर दिए, ले आए, 2 पॉइंट है, दोनों को वहां कनेक्ट कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, कनेक्टेड है, पोटेंशियल सेम है, डिसकनेक्ट कर दिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ में आई बात हमारी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अब बताओ, each resistances is R, find R A B, ये और बी के बीच इक्विवेलेंट बताना, कितना आएगा? बोलो जल्दी से। 3 ohm. आर है, हर एक का रेजिस्टेंस आर है। Oh, 3R. बोलो बेटा कितना होगा? एक मिनट। आर ए भी आंसर आएगा 4R/5। देखो ध्यान से, देखो ए और बी के बीच इक्विवेलेंट पूछा गया, तो हम ईएमएफ सोर्स कनेक्ट कर दें ए बी के बीच, कर दिया, ईएमएफ सोर्स ही कनेक्ट कर। अब एक बात ये कह सकते हो, जरा ध्यान से हमारी बात समझो, ये कहोगे कि जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इस ब्रांच में जाएगा, ये कह सकते हो या नहीं कह सकते? पहले मुझे ये बताओ। Yes, sir. यस। ये तो बता सकते हो कि दोनों ब्रांच में जैसे जैसे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, जितनी वैल्यू के रेजिस्टेंस है दोनों ब्रांच में सेम कनेक्टेड है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? Symmetrical network. हम्म, Symmetry में. तो हम कहेंगे कि दोनों में करंट सेम फ्लो करेगा। ये तो बात समझ में आई सबको? Yes, sir. यस सर। हम्म, देखो ये I1 I2 हो गया, यहाँ पे क्या कहेंगे? I1 I2, इसमें क्या I1 I1 इसमें। अब ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है, क्या कहोगे? इसमें भी कहोगे सेम करंट जाएगा या अलग जाएगा? मुझे बताओ जी। है, आवाज आ रही है? सर ये
जो बीच वाला है उसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज से हटा नहीं सकते। ये व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा है यहाँ पे, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इधर सब रेजिस्टेंस है, वहां तो व्हीटस्टोन ब्रिज में कितने रेजिस्टेंस होते हैं? सर 5 होता है, हाँ, बट अगर इंडिविजुअल यूनिट कंसिडर करें तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज बन अरे सकता है। बेटा यहाँ से रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये नहीं होता, ये रेजिस्टेंस नहीं होता तब ये अलग कर सकते थे। अगर यहाँ पे नहीं रेजिस्टेंस होता, ये वाला नहीं होता और ये वाला नहीं होता, तब अलग अलग यूनिट दो व्हीटस्टोन ब्रिज ले सकते थे, और ले नहीं सकते थे, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, होगा ही नहीं। कंफ्यूजन ना हो, देखो इधर देखो, कोई बात नहीं, देखो इधर। हमने ये बताया था, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, ये ए और बी, इसको कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पे ये जो अगर वो रेजिस्टेंस नहीं होता तो रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है, ये कहाँ हुआ, ये व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ, ये दोनों सीरीज हो गई, ये दोनों सीरीज हो गए, तीनों पैरेलल हो गए, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ना बेटा, बोलो। यस सर। ये है। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस जो ये हमने दिखाया है डॉटेड, ये नहीं होता तो दो ये अलग अलग लेते, वो दो अलग अलग लेते, लेकिन वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होता, ये तो फिर सीरीज में हो जाते हैं, फिर पैरेलल हो जाता है ना, यस सर। तो ये नहीं है कुल मिला के। अब एक बात देखो, यहाँ पे I1 गया, यहाँ I1 गया, मैं पूछ रहा हूँ बीच वाले रेजिस्टेंस में सेम करंट जाएगा या अलग होगा? अंजलि, अंगद, I1 ही बीच वाले में भी जाएगा या अलग होगा? दुष्यंत, बोलो बेटा, सही बोलो गलत बोलो, बोलो। तुम लोग बोलते भी नहीं हो, ना कैमरा ऑन रखते हो, या तो कैमरा ऑन करके रखो, ना बोलो कोई बात नहीं। सर I1 जाए। मैं पूछ रहा हूँ बीच वाले में सेम रजिस्ट करंट जाएगा या अलग जाएगा? सेम जाए। सेम जाएगा। तन्वी, अंगद, अरे अपना ओपिनियन बोलो है बेटा, नहीं समझ नहीं आ रहा तो वो बताओ, कि नहीं बता सकते? पैरेलल में तो सेम ही जाएगा सर। पैरेलल में है तो सेम जाएगा। दुष्यंत, नहीं जाएगा। इधर देखो सब लोग, ध्यान से एक देखो। और डाउट है एक्चुअली, I1 और I1 भी इक्वल क्यों होगा? पैरेलल में है तो डिफरेंट नहीं होगा? देखो देखो ध्यान से, ये ब्रांच में जो रेजिस्टेंस जैसे कनेक्टेड हैं, ये ब्रांच में सारे रेजिस्टेंस उसी तरह से कनेक्टेड हैं, तो हम कहेंगे कि जो भी, अगर सब रेजिस्टेंस सेम है, इधर 5 एम्पियर जाएगा तो इसमें भी 5 एम्पियर जाएगा, इसलिए कह रहे हैं सेम जाएगा। अगर इधर जैसे जितने 10, 20,000 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, सेम वे में सेम वैल्यू कनेक्टेड होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस सेम है, तो हम कहेंगे जो भी करंट इधर जाएगा वही करंट इधर जाएगा, हम ये कह रहे हैं। और करंट की वैल्यू रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, यही तो कह रहे हैं। अब अंजलि, समझ में आया या नहीं यहाँ तक, ये बताओ। यस सर। तन्वी, यस सर। ये समझ में आया कि क्यों कह रहे हैं? यस सर। अब जो बीच वाला रेजिस्टेंस है, बीच वाला रेजिस्टेंस है, इसमें देखो जब इसमें करंट जाएगा तो एक रेजिस्टेंस आर है और वो निगेटिव टर्मिनल तरफ जाना चाहेगा, तो फिर ये रेजिस्टेंस आर है, तो इसमें सेम नहीं जाएगा। ये दोनों में रेजिस्टेंस देखो जिस तरह से कनेक्टेड थे वैसे इधर कनेक्टेड है, लेकिन बीच वाले में उस तरह रेजिस्टेंस सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम कहेंगे I2 करंट जाएगा, सेम नहीं जाएगा। तो ईएमएफ सोर्स के थ्रू कितना हो जाएगा, जंक्शन रूल लगाएंगे तो 2I1 प्लस I2, ये समझ में आया? यस सर। बोलो बेटा, समझ में आया? 2I1 प्लस I2, ठीक है। यस सर। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, इधर कितना करंट, तो 2I1 प्लस I2 इधर भी आएगा नेगेटिव टर्मिनल से। ईएमएफ सोर्स का काम हम सब बता चुका हूं, तो समझ गए ना, वही आएगा कि नहीं वापस? यस सर। वही वापस आएगा।
अब मुझे ये बताओ कि जब वही वापस आएगा तो इधर कितना करंट आएगा इस ब्रांच में? I1 सर I1 वेरी गुड। इधर I1 I1 इधर I2 I2 देखो इससे क्या समझ में आया? इससे क्या समझ में आया? सर वो बीच में जो डायगोनल रजिस्टर लगा है उसमें करंट नहीं जा रहा। नहीं बेटा, जा रहा है, जा रहा है, सही सोच रहे हो, लेकिन थोड़ा सा गलती कर रहे हो। रेजिस्टेंस करंट तो जाएगा, फिर गलती कहाँ हो रही? देखो ध्यान से। इधर मान लेते हैं कि करंट इधर I1 गया, इधर I1 गया, इधर I2 गया, मान लेते हैं इसमें I3 गया। सबको समझ में आ रही है हमारी बात को? हमारी बात समझ में आ रही बेटा सबको? yes yes sir इधर क्या जाएगा तन्वी? क्यों I3 जाएगा? तन्वी क्यों जाएगा I3 इसमें? सर क्योंकि करंट स्प्लिट हो जाएगी। एक करंट स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन हमने कहा इधर I3 जा रहा तो यहाँ भी I3 जाएगा, ऐसा क्यों? हम कह रहे हैं जो ऊपर वाले रेजिस्टेंस में जो भी करंट जाएगा वही करंट यहाँ भी जाएगा, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस है, सेम वे में कनेक्टेड है। ये समझ में आई बात? yes यस सर। तो यहाँ पे इसमें कितना करंट जाएगा फिर इस ब्रांच में? सर I1 माइनस I3। ये जाएगा I1 माइनस I3। इसमें पूछे अंगद कितना कहोगे करंट? I1 minus I2 इस ब्रांच में कितना? देखो ध्यान से, एक चीज देखो, इधर I2 करंट जा रहा है, I2 सीधे निकल गया गया, yes yes इधर I1 माइनस I3 गया, वो इधर से वापस जाएगा। इधर I1 माइनस I3 गया, ये इधर से वापस आ रहा I1 माइनस I3, और इधर से जा रहा I3, इधर आ रहा I1 माइनस I3। जंक्शन रूल लगाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? I1 माइनस I3 प्लस I3 कितना हो जाएगा? I1। समझ में I1 आया? yes sir तो हम यहाँ क्या बताना चाह रहे थे कि जो ये जंक्शन पॉइंट है वहां पे जो ये रेजिस्टेंस, जो भी करंट आ रहा है वो इधर से ऐसे वापस चला जा रहा है, ये इधर से वापस चला जा रहा है। इसको अगर हम डिसकनेक्ट कर दें तो सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ रही बात? बट सर वहाँ पे जंक्शन रूल लगाने पे तो I3 minus I1 आ रहा है। कहाँ बेटा? जंक्शन रूल लगाओ। देखो ये I1 इधर जा रहा है, ये I1 जा रहा है, ठीक है। yes इधर इधर गया I3, तो इधर कितना जाएगा? I3 माइनस I1 या I1 माइनस I3? I1 I1 माइनस minus I3। I3 क्या लिखा हुआ है? नहीं दूसरी वाली ब्रांच पे जहाँ पे हमने फिर से I1 minus I3 लिखा है। यहाँ पे इसमें yes sir क्या बेटा, कौन सी मैथमेटिक्स के बारे में? देखो यहाँ इसको हम कुछ नाम दे दें 2 डैश, हमें नहीं मालूम उस ब्रांच में कितना करंट। इधर I1 मालूम है, और इधर देखो इधर कितना करंट है? I3 I3। ये हमें नहीं पता,
इसको I डैश का जंक्शन रूल लगाओ, 2 डैश पे जंक्शन रूल लगाओ, करंट टुवर्ड जंक्शन I1 प्लस I3 माइनस I1 इज इक्वल टू 0 लिखोगे। हाँ हाँ ठीक है, क्या आया? समझ आया। हाँ I1 माइनस I3। I1 माइनस I3 आया ना? इसको हम Yes. डिसकनेक्ट कर सकते हैं, और जैसे ही डिसकनेक्ट किए वैसे ही क्या हो गया दुष्यंत? जैसे ही डिसकनेक्ट किया गया क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा कि कुछ होगा? देखो यार, अब ये बेटा जब डिसकनेक्ट किए थे दोनों रेजिस्टेंस इधर आ गए, ये डिसकनेक्ट किए तो क्या हो गया? इसलिए फिर से लेकर के बना रहे हैं, नहीं तो वहां पे जो लिखा है वो लिखा रहेगा। अब इक्विवेलेंट नहीं बता सकते हैं? ये कितना हो गया? ये जो लगाया है इसमें इसका इक्विवेलेंट कितना होगा बोलो दुष्यंत? So 2R/3. 2R/3। 2R और ये R, 2R/3। शाबाश, ये भी 2R/3। और ये क्या हो गया? ये R है, ये हो गया R, ये दोनों क्या हो गए? सीरीज। 8R/3. हाँ, 8R/3 ये पूरा हो गया, ये पूरा हुआ 8R/3। ये कितना हुआ? 8R/3। और ये रेजिस्टेंस हो गया, इधर हुआ 8R/3, इधर हुआ 8R/3, इधर हुआ 2R। समझ में आया बेटा सबको? तीनों क्या Yes. हुए? पैरेलल। पैरेलल हुए। तो 1/RAB इज इक्वल टू 1/8R/3 प्लस 1/8R/3 प्लस 1/2R। तो RAB आ जाएगा 4R/5। अब मतलब हमारा यहाँ बताने के था कि सब रेजिस्टेंस सेम थे, जरा ध्यान समझो। सब रेजिस्टेंस सेम थे, पता लगा कि हमने डेल्टा टू स्टार बनाया है, सब शुरू हो गए डेल्टा टू स्टार करने में। इतने डेल्टा मतलब वो तो लास्ट में लगाएंगे, जब बैलेंस ब्रिज, स्टोन ब्रिज हो या सिमेट्रिकल नेटवर्क हो, ऐसे केसेस में हम क्या क्या करेंगे, पहले अप्लाई करके फटाफट सॉल्व कर लेंगे। क्यों डेल्टा स्टार लगाएंगे? वो तो जब कुछ नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं समझ में आ रहा क्या रेजिस्टेंस है, तो स्टार को डेल्टा में कर दो या डेल्टा को स्टार में, तो सॉल्व होगा ही होगा। तो एक पता होना चाहिए, मतलब हमारा कहने की है। समझ में आ गई बात सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. हम्म। Find equivalent resistance between in find equivalent resistance between A and B। ये है ये B है, इसको हम कह रहे हैं 2 ओम, ये कह रहे हैं 1 ओम, 2 ओम, हम्म, 1 ओम, 2 ओम और ये 5। Find equivalent resistance between A and B। Find RAB।
7/2. वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ऐसे बताना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बताया। So 7/2. हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। ए और बी के बीच रेजिस्टेंस बताना। एक चीज और बता दें, कहीं पे वायर ऐसे है, ऐसे जा रहा है, कहीं वायर ऐसे लिखा गया है, इसका मतलब है कि दोनों वायर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, नॉट टचिंग। समझ में आया ना? Yes, sir. तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और कहीं पे वायर ऐसे हैं, यहाँ पॉइंट बना दिया गया, इसका मतलब वहां पे कनेक्ट है। Yeah. समझ पाए बात को? यहाँ पे टच नहीं कर रहा। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट पूछा गया। फिगर समझ में आ रहा सेकंड वाला कि नहीं? इमेजिन कर पा रहे हो? पहले Yeah. बताओ Second. बेटा, क्वेश्चन समझ में आ रहा सेकंड वाला कि नहीं? मतलब दिख रहा है, 3 डायमेंशनल फिगर है, समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे ये बताओ पहले। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो ट्राई करो, जल्दी से लिखो। हर एक का रेजिस्टेंस आ रहा है, ए और बी के बीच बताना। तीसरा हमने इसी को चेंज कर दिया, पहले दूसरा बताओ फिर तीसरा बताओ। ईच रेजिस्टेंसेस आर each resistances are find R A B। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट बताना।
each side of cube is having resistance R. Find equivalent resistance. Find equivalent resistances. Find equivalent resistances. Find equivalent resistances between AD, AC, AB. इसमें देखो, एक मिनट क्वेश्चन समझो। ए डी के बीच वही होगा जो एफ सी के बीच होगा कि नहीं? यस सर। ए डी के बीच वही रेजिस्टेंस होगा जो एफ और सी के बीच होगा। एफ और सी के बीच वही होगा जो ई और बी के बीच होगा। ई और बी के बीच होगा वही एच और जी के बीच होगा। आर ए डी विल बी इक्वल टू आर एफ सी is equal to RGH is equal to RGH. RFC is equal to RGH. RAD is equal to RFC is equal to RGH is equal to REB. समझ पा रहे हो बेटा सब लोग? सेम ही होगा सर। RAC और अगर हम कहें RAC, RBH, ऐसे बहुत से पॉइंट हो जाएंगे। दैट इज सेम एज RGC इज इक्वल टू REG। ये सब एक ही होगा। ऐसे और भी पॉइंट हो सकते हैं। यूनिक सारे पॉइंट लिख दिए, बहुत से हो सकते हैं। और सिमिलरली हम यहाँ पे कहते हैं RAB इज इक्वल टू RBC इज इक्वल टू RCD इज इक्वल टू RDE इज इक्वल टू REF। ऐसे बहुत से पॉइंट हो सकते हैं, सेम ही रहेंगे। समझ में आ रही बात सबको? बोलो Yes, बेटा। इसको तो लिखो होमवर्क। और हम इसमें आंसर बता दे रहे हैं। RAD ए और डी के बीच होगा 5R/6। ए और सी के बीच होगा 3R/4। ए और सी का आंसर होगा। इसका आंसर होगा ए और बी के बीच 7R/12। ये तो होमवर्क है। अब देखो, ए और बी के बीच कितने लोगों का आंसर आया? तो मेरा आया। मेरा 7/2। तन्वी और अंजलि। दुष्यंत, Yes, sir. सर मेरा भी आ गया है 7R/2। अंगन, हो गया। आया बेटा? देखो, यस। यहाँ पे क्या करना है, ए और बी के बीच एक ईएमएफ सोर्स लगा दिया। अब ये कहोगे, हमारी बात समझो ध्यान से, जिनके बीच इक्विवेलेंट बताना था। अब यहाँ पे ये कह दोगे आप कि देखो इधर 1 ओम कनेक्टेड है, ध्यान समझो, और इधर 1 ओम कनेक्टेड है। आगे देखो, यहाँ तक करंट पहुंचा, उसके बाद देख रहे हैं कि 2 ओम इधर है, 2 ओम इधर रेजिस्टेंस कनेक्टेड। फिर उसके बाद निगेटिव टर्मिनल पे पहुंच गए दोनों, और बीच में 5 ओम है। इसका मतलब ये कह सकते हो, जो भी करंट इधर जाएगा I1, वही करंट इस ब्रांच में जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में सिमेट्री है, इक्वल रेजिस्टेंस आ रहे हैं। मतलब करंट जाना चाह रहा है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करना चाह रहा है। रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट करने वाले। तो मतलब इधर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले अनवांटेड एलिमेंट है, इस पाथ में भी 2 ही हैं। तो क्या होगा कि ये कहेंगे कि अब जो भी यहाँ से चल रहे हैं, तो कहेंगे जब बराबर बराबर है दोनों में, अब कहीं पे यहाँ पे 5 होते
डिस्टर्बिंग एलिमेंट यहाँ 2 होते तो इधर से ज्यादा लोग जाते। समझ पा रहे हो हमारी बात को? तो हम कहेंगे कि दोनों में सेम करंट फ्लो होगा। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस Yes. सर। यस सर। जब सेम करंट फ्लो होगा तो ये पॉइंट ध्यान से देखो, ये पॉइंट हम कहें 1 और ये पॉइंट कहें 2, ये कहें 3। ये सब समझाने के लिए सब नाम दे रहे हैं, तुम्हें ये सब थोड़ी समझाना वहां क्लास लेके। अब बताओ 2 और 3 पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा या डिफरेंट होगा? सर सेम। अंगद, अंजलि, दुष्यंत बोलो। So same सेम potential. होगा। सेम होगा। जब बेटा 1 पॉइंट कॉमन है तो V12 इज इक्वल टू V13 इज इक्वल टू I1 इंटू 1 कहोगे, सेम होगा ना? Yes, तो sir. V12 इज इक्वल टू V13 मतलब V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V1 माइनस V3। इसका मतलब हो गया कि V1 की वैल्यू कैंसिल हो गई, V2 इज इक्वल टू क्या कह दोगे? V3। V2 इज इक्वल टू V3। ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. V2 इज इक्वल टू V3। V2 इज इक्वल टू V3। इसका मतलब हुआ कि जब V2 और V3 सेम हो गए तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 2 और 3 के क्रॉस? जीरो। V2 माइनस V3 विल बी 0। उनके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रहा। समझ में आई बात सबको? सर बोलो। मैंने ना थोड़ा डिफरेंटली सोच के किया था सर। चलो अभी बताते हैं, पूछते हैं क्या सोचा था। अभी देखो यहाँ तक समझ में आया सबको? ये हट गया। यस सर। अब Yes, क्या हो sir. गया, ये दोनों हो गए सीरीज। देखो ध्यान से, ये क्या हो गए दोनों सीरीज, ये दोनों क्या हो गए सीरीज। वही करंट इधर जा रहा है I1, ये जा रहा है I1। समझ में आया? तो 1 ओम 2 ओम 3 ओम हो गया, 1 ओम 2 ओम 3 ओम हो गया। समझ में आई बात सबको? यस सर। Yes. यस। तो ये 3 ओम क्या हो जाएगा 3/2। 3/2 ए पॉइंट हम यहाँ पे ऐसे कर दें और यहाँ पे हो गया बी पॉइंट ऐसे, ये 3/2 हो गया। तो जो 3/2 आया वो ए और बी के बीच 2 ओम के साथ क्या हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेच कर दो, स्ट्रेच कर दो, ओपन कर दो। तो यहाँ 3/2 हुआ, ये पॉइंट हो गया बी और ये 3/2 है और ये 2 ओम है, तो दोनों हो गए सीरीज। तो आर ए बी कितना आ गया 7/2। हाँ बोलो कैसे आपने किया था बेटा, बोलो। सर जो 2 ओम है मैंने उसे ऐसे इमेजिन किया कि उसे बाहर पुल कर लिया और सेम जो सिंगल वाला 2 ओम है उसे भी बाहर पुल किया। तो एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया प्लस 2 ओम इन सीरीज ऐसे किया। ए और बी को बाहर पुल कर लिया। यस एक 5 ओम का नहीं, रेजिस्टर था ना वो कैंसिल आउट हो गया था हाँ व्हीटस्टोन में। बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया। वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही किया, बिल्कुल ठीक किया। देखो बिल्कुल कर सकते हैं, गुड। ये भी कर सकते हो। यहाँ पे जो 5 ओम रेजिस्टेंस है, 5 ओम रेजिस्टेंस है, ए और बी के बीच में बताना है। ए बी को ऐसे ही पुल कर दिया, ए बी को ऐसे ही एक्सपेंड कर दिया, तो ये सर्किट हो जाएगा। ये पॉइंट हो गया ए, यहाँ से हो गया 2 ओम और यहाँ से हो गया 1 ओम, ये हो गया 1 ओम और इनके बीच में हो गया 5 ओम और यहाँ हो गया 2 ओम, ये हो गया 2 ओम और ये पॉइंट हो गया बी, ये 2 ओम 2 ओम 1 ओम 1 ओम, यही सर्किट है। बिल्कुल कर सकते हैं। ए बी के बीच पूछा गया तो इसको हम कह दें, कोई भी ले लें, इसको पी कह दें, इसको क्यू कह दें, इसको आर कह दें, इसको एस कह दें, बैलेंस रेजिस्टेंस ब्रिज हो गया। P/Q इज इक्वल टू R/S। बीच का रेजिस्टेंस हट गया, जैसे बीच का रेजिस्टेंस हट गया तो 2 प्लस ये हो गया 3, ये हो गया 3/2, 7/2 दैट इज 3.5। ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही, गुड। और आ गया, इसके बाद हमने सेकंड का क्या आया, 3R।
3R आ रहा है बेटा, सॉरी 2R आ रहा है 2R। 2R आ रहा है, फिर से सोचो, मुझे लग रहा है समझ पा रही हो तो पेन चला के थोड़ा सा कैलकुलेट करो। देखो इसको, किसी का आंसर आया इसमें, इसका आंसर आएगा R/2। यस R/2 आ रहा है। देखो सब लोग ध्यान एक से, सेकंड सर। ए और बी को पकड़ के ऐसे स्ट्रेच कर दो, ए और बी को पकड़ के स्ट्रेच कर दो, बी पॉइंट को खींच दो। देखो यहाँ से ए पॉइंट है बेटा, ए पॉइंट से 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। जरा आप ध्यान से हमारी बात समझो, ये जो हम रेड से दिखा रहे हैं ये एक ही पॉइंट है ना बेटा, सर बी से भी 4 कनेक्टेड है। और बी से भी 4 कनेक्टेड है, ए से 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और ये जो सर्किल है उसको हमने एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, सर्किल को एक पॉइंट बना दिया। बना सकते हैं कि नहीं? यस सर। बना सकते हैं। और फिर उस पॉइंट से फिर 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और यही पॉइंट क्या है? बी। तो ये इसका हो गया बेटा R/4, R हर एक का, ये R/4 हो गया। समझ पा रहे हो बात को? यस यस Yes, सर, sir. मैंने ये ऐसे सोचा कि 4 रजिस्टर्स ए से निकल रहे हैं, 4 बी से, और हर लाइन में 2-2 सीरीज में है, तो 2R 4 टाइम्स पैरेलल में। हाँ, ये भी कर सकते हो कि इसको, ये पॉइंट जो है, जो ये वायर रेड से दिखाया है, इसको यहाँ से ब्रेक कर दो। क्यों ब्रेक कर सकते हैं? ब्रेक मतलब कि इनके बीच अगर ईएमएफ सोर्स कनेक्ट करेंगे, जरा ध्यान समझो हमारी बात। इसमें जो करंट जाएगा वो इक्वली, मान लो आई जा रहा है, तो हर एक में इक्वली डिवाइड होगा I/4, फिर इसमें जाएगा I/4, हर एक रेजिस्टेंस में I/4 आएगा, तभी तो इधर आई आएगा। बोलो। यस सर। यस और फिर जब ये I/4 आ रहा है, इधर I/4 हर एक में जा रहा है, और इधर भी जा रहा है I/4, तो जो ये रेड वाला पार्ट है इसको हम हटा दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा सर्किट में, इसमें करंट जा ही नहीं रहा। समझ में आया? तो दोनों सीरीज हो गए, और ये जाएंगे, क्योंकि ये जो पोटेंशियल होगा, जरा ध्यान समझो, जो ये पोटेंशियल होगा और जो ये पॉइंट पोटेंशियल होगा, ये सबका पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि चारों में करंट सेम जा रहे थे। इनके बीच में अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट भी करेंगे, इनके बीच कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट भी करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। No, sir. नहीं पड़ेगा। देखो नेक्स्ट वाले में यही कनेक्ट कर दिया था, देखो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, इसका भी वही आएगा R/2, R/2। इसमें कोई करंट जाएगा ही नहीं, ये रेजिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं रहा। समझ पाए सब लोग? यस सर। Yes, sir. हम्म। और कौन सा है? इसको होमवर्क में दिया है, ठीक है? इसका आंसर लिख दिया, ये अटेम्प्ट करना, और इसको तुम्हें एटलीस्ट 30 मिनट देना है। हमारा मकसद ये नहीं कि तुम सॉल्व कर लोगे, हम बताते जाएंगे, फिर तुम्हें बाद में करोगे तो डिफिकल्टी आएगी। 30 मिनट यू हैव टू पुट ओवर ऑन दैट क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन। तुम्हें टाइम देना और सोचना। तो सिमेट्रिकल नेटवर्क के फिर सारी बात हो जाएंगे, फिर हम कहेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर इनफाइनाइटली लार्ज नेटवर्क, equivalent resistances for infinitely large network।
लार्ज नेटवर्क, इसको हम जैसे लिख रहे हैं यहाँ पे, जरा ट्राई करना। मान लो ये 2 ओम है, ये 4 ओम, फिर 2 ओम है, यहाँ 4 ओम, फिर 2 ओम है, इधर 4 ओम, और यही करते जा रहे हैं। कब तक करते जा रहे हैं? लिखते जा रहे हैं टिल इन्फिनिटी, और ए और बी के बीच इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है। फाइंड आर ए बी, फाइंड आर ए बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये भी ट्राई करना, मतलब ट्राई करना मतलब 2-3 मिनट सोचना, और ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ सॉल्व भी कर देना। कुछ दिमाग में बात आती नहीं आएगी तो कम से कम जब बताऊंगा तो क्लियरिटी रहेगी, और ये समझ में आएगा अच्छे से। ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, 4 ओम कह दें, फिर यहाँ 2 ओम कह दें, फिर इधर 4 ओम कह दें, फिर इधर 2 ओम कह दें, ऐसे चलता जा रहा है। आर ए बी बताना है। होमवर्क फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, और ध्यान दो जरा। चलो इसको हम क्या कर रहे हैं, ये ध्यान से देखो क्या बना रहे हैं। ऐसे इनफाइनेटली लार्ज, ऐसे वायर, स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर कहाँ चला गया? जरा ध्यान से देखो, ऐसे इनफाइनेटली लार्ज नेटवर्क, तो जो ये सब जंक्शन पॉइंट है सब कनेक्टेड है। सब कनेक्टेड है। तो each resistance, each wire is having resistance R, each resistance is R, each wire is having resistance R। इसको कह दिया जाए पॉइंट ए, इसको कह दें बी, इसको कह दें सी, इसको कह दें डी। हर एक का रेजिस्टेंस आ रहा है, इधर भी इनफाइनाइटली लार्ज है, इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट। पूछा गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड आर ए बी, आर ए सी, फाइंड आर ए बी, आर ए सी। आर ए बी वही होगा, ध्यान सुनो, आर ए बी पूछें या आर बी सी कहें तो एक ही बात होगा, या आर सी डी कहा जाए या आर डी ए कहा जाए, एक ही बात है। आर ए सी कहें या आर ए सी की जगह आर बी डी कहें, आर बी डी, दोनों एक ही बात है। तो तुम्हें ये बताना, सोचना 2-3 मिनट, तो मैं डिस्कस करूंगा मेन अगली क्लास। तो जो भी समझ में आता है तो भेजना, नहीं समझ में आता तो एक बार देखना, और उसके बाद फिर हम आगे देखें। समझ में आई बात बेटा सबको? एक्चुअली रहा नहीं जाता, अब लगता है ये भी बता दो, वो भी बता दो। देखो मतलब तो नहीं तो इतना नहीं लगता अभी तो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, एज एन वोल्टमीटर, एज एन एमीटर, मीटर ब्रिज,
potentiometer to measure internal resistance of cell, measure EMF, और heating effect of resistance, heating effect of current, वो सब बताना है। जैसे सेल EMF सोर्स रहेंगे, कई बल्ब कनेक्ट कर दिए जाए, कौन सा ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा, कौन हर एक के क्रॉस पोटेंशियल, बहुत कुछ है। लेकिन अब फटाफट करोगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ। खत्म होने का मतलब ये थोड़ा है सिलेबस खत्म हो गया, खत्म होने का मतलब तुम्हें वो चीज आए कि हाँ अब कहीं कुछ भी रहे उस कर देंगे, तो वही बात है बेटा। ठीक है, अच्छे से फिर रिवाइज कर लेना बढ़िया से, क्योंकि ये ना लगे कि फिर हमें वापस वहीं जाना पड़ रहा। तो इसमें इनफिनिटली लार्ज नेटवर्क वगैरह बता दूंगा तो फिर हो गया सब कुछ। रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, फिर आएंगे हम हीट डिसिपिएशन पे, ग्रुपिंग ऑफ सेल भी है मतलब अब, लेकिन कम टाइम लगेगा। और रेजिस्टेंस में स्पेशली इसलिए ज्यादा टाइम देके बताया कि हम कैपेसिटर कर देंगे तो हमें इतना नहीं एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सब कर लोगे फटाफट, इसलिए इम्पोर्टेंट। बात ये नहीं है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछते हैं, पूछ लेते हैं कभी भी, बहुत कम पूछते हैं, लेकिन बिना उसके ऐसा क्वेश्चन देंगे कि होगा ही नहीं, तब वो एक ही जगह, एक ही क्वेश्चन में कई कॉन्सेप्ट लेते हैं। ये ठीक है बेटा। यस